दीदी काम हो गया, वो बीला कहाँ गया? जहाँ भी गया होगा उसको छोड़। हाँ कपड़े उतार। कपड़े उतारती हूँ। तू यहाँ से निकल, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे सब। उतार कपड़े। क्या हुआ बे? काहे गुस्सा में देख रहा है? गुस्सा ने देखी हम। क्या हुआ बता। कौन दिन हम निपुर जाब सरदार जी। कैसे? ऐसे ऐसे तू काम बता देता कि हम ससक मर गया। कौन दिन बतावा, माँ मुंह बंद रहा, हम सांस नहीं ले पावत रहे। और का दरअसल ऐसा साड़ी पहनने की आदत है नहीं। हमारा सीना था। अबे इतना कपड़ा भरे हैं साले, उठगाल पूरा चदरा ही सर उभर ली है। चाहता तो सारे दोनों बना लेते हैं हमें, हैं? याद नहीं आए ना। कुंटल भर के बनाए हैं पर्वत सरऊ। हम सोचे 4 ही बनाए कि 3। उड़ाओ 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 उड़ाओ, सब 2 ही बनाओ तो एक ठोरे में काफी है जी। कारी का हम बताते हैं। सेठ रंजीत ओबराय, जब हम बुलाएंगे तो आना। आ जाओ, शादी करने के लिए तैयार हो, आ जाओ। हो गया सेठ रंजीत ओबराय, खेल तेरा खत्म में हो गया। मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पे तेरे आज मरना रही। घबराओ नहीं सेठाओ, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। घबराओ नहीं। कौन हो तुम? कर्मा। कर्मा? वही कर्मा जिसने तेरे पास एक चिट्ठी लिखा था, याद है? तुम डाकू कर्मा हो? आखिर मेरे पीछे क्या पड़े हो? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत पुरानी दुश्मनी है सेठ रंजीत ओबराय। हैं? बहुत पुरानी दुश्मनी? बहुत पुरानी दुश्मनी है। याद कर काजलपुर का रहने वाला वो गरीब कर्मा जिसने तुझसे 50,000 रुपए लिया था। 50,000 के बदले में 5 लाख ब्याज बनाया था तूने, गद्दार साले। उसकी पत्नी गौरी की इज्जत लूटा, अपनी जान बचाने के खातिर उसको चाकू मार दिया। आज वही कर्मा तेरी मौत बनकर आया है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। बस गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दो। तेरे पाप का घड़ा भर गया सेठ रंजीत ओबराय, हरामजादे। मर गया साला। आज मेरा काम पूरा हो गया, मेरा दुश्मन मारा गया। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मतलब बचा हुआ है, गौरी कजरी का पता लगाना। आज गौरी की आत्मा को शांति मिली होगी। आप लोग गाना सुनना चाहते हैं कि संगीत देखेंगे? बताइए, गाना सुनना चाहते हैं? मालिक कौन है भाई? पता लगाओ। संगीत चलना चाहिए ना भाई? ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं, अपनी बहन कजरी का पता लगाते हैं। गोली डाकू कर्मा ने मारा है। वो डाकू कर्मा था। हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। परिवार के भी बेचारा नहीं होगा तो कुछ इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। हरामखोर साले डाकू कर्मा बड़ी होशियारी से अपना काम खत्म करके यहाँ से भाग गया। सेठ को गोली मारकर देखता हूँ कहाँ तक जाता है तू। अगर तुझे दौड़ा के क्या हुआ बे? बड़ी जल्दी चला आया। अबे सेठ को कहाँ छोड़ा? अबे
छोड़कर आया? अबे ये सब क्या है बे? सेठ जी को हॉस्पिटल छोड़कर आया कि नहीं? क्या हुआ उन्हें बे? अबे साला ये तेरी आवाज को क्या हो गया बे? अबे साला अगर डाकू कर्मा भाग गया तो जान से मार दूंगा तुझे। नहीं समझ पा रहा है? अबे दिमाग ना खराब कर, सेठ को कहां छोड़ कर आया? हराम जो साला पागल कर देगा बे। सेठ को कहां छोड़ कर आया? अबे बोल तो बे। खाना खाने गया था? क्या हुआ? कोई दौड़ाया था तुझे? पीछे से हो रहा था? बोल साले बोल, तो दांत दूंगा, गला मर जाएगा। हम का कहे मारा था यार। अबे अब क्या हो गया इसकी आवाज को? अरे हम का बताओ क्या कुछ? अबे सेठ रंजीत ओबराय को गोली लगी थी ना? हाँ मैं तुझसे बोला कि हॉस्पिटल छोड़ गया। उसार मर जवा भोसड़ी वाला हो। हम का करी बता दा तू, हम का मारा था यार। रास्ते में दम तोड़ दिया? आधा मोई जवा। अच्छा हुआ साला मर गया। बहुत बड़ा हरामखोर था साला, गरीबों को परेशान करता था, बहुत बड़ा दरिंदा था। लेकिन सबसे बड़ी बदनामी की बात यह है कि उसे वो डाकू कर्मा गोली मारकर चला गया बे। हम लोगों के लिए बताओ क्या? अबे हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। चल इसी वक्त चलते हैं, डाकू कर्मा का पीछा करते हैं। जल्दी चला। हाँ चल। पूरा कल्पनापुर, पूरा हिम्मतगंज छान मारा, लेकिन बहन कचरी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। अब बात समझ में आ गई, कहीं भक्तिनिया ने बहन कचरी को मार तो नहीं डाला। अगर ऐसा उसने किया है तो समझ लो बहुत गलत किया है। सबसे पहले आज उस भक्तिनिया का खेल खत्म कर देता हूं। रही बात उसके बेटे पर्वतवा को, तो कुत्ता बेमौत मारा जाएगा। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। हरामखोर, बहुत दौड़ाया पुलिस वालों को, बहुत सताया साले, आज कानून के गिरफ्त में आया है। और सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर चलाया, बहुत बहादुरी का काम किया। और आज वैसे भी तेरा इनकाउंटर हो जाएगा। ऊपर से आदेश था कि डाकू कर्मा जहां भी दिखे देखते ही गोली मार दिया जाए। मैं तुझे मौत के घाट उतारने से पहले सिर्फ तेरी हकीकत ये जानना चाहता हूं कि तू रहने वाला कहां का है। तेरी हकीकत क्या है? तेरे घर में अगर कोई जिंदा हो तो उसका पता मुझे बता दे, ताकि तुझे मारने के बाद मैं तेरी लाश तेरे घर वालों के हवाले कर सकूं। बोल कहां का रहने वाला है? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, बहुत बड़े रईस को मैंने गोली मार दी। हाँ रईस तो था ही हो। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा रईस था कि उसको मैंने गोली मार दिया। ऊपर से आदेश आया कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए और मुझे गोली मार दिया। हाँ, बड़ी अच्छी बात। चूंकि ईमानदार आदमी था, उसके बारे में आप लोग कुछ जानते नहीं जानते, ठीक। अगर आप ये जानना चाहते कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है, हाँ मैं तो मरने से पहले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही जानना चाहता हूं, बताओ। एक छोटा सा काम था, छोटा वही सा काम? अधूरा रह गया, तकलीफ है इस बात से। यानी अभी किसी और को मारना था, किसी और को मौत के घाट उतारना था तुम्हें। जो कुछ करना था तुम्हें, तुम्हारा काम यहीं से खत्म हो गया। अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होता है। सिर्फ यही बताओ जितना मैं पूछ रहा हूं, हकीकत बताओ, कहां के रहने वाले हो? इंस्पेक्टर साहब, हाँ,
अगर आप हम पे तरस खा रहे हैं तो हमारा नाम कर्मा है। माँ बाप बचपन में मर गए, काजलपुर गांव है हमारा। एक बहन थी जिसका नाम कजरी था, शायद उस दुनिया में जिंदा नहीं है। हमारी धर्म पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। ये आपका ईमानदार सेठ रंजीत ओबराय, उसकी इज्जत लूट लिया। जब उसने कहा कि सारी हकीकत मैं कर्मा से बताऊंगी तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। ये बात यहीं से खत्म नहीं होती है। बहन के ससुराल गया था, ससुराल वालों ने दहेज की मांग किया साहब। 50,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन। अगर मैं देता हूं तो बहन की विदाई होगी और न उसे जान से मार दिया जाएगा। ससुराल से वापस आए, ये हादसा, सारे रास्ते बंद हो गए हमारे। मैं एक सीधा साधा गरीब आदमी था साहब, कभी किसी को मारा नहीं था, कभी झगड़ा नहीं किया था। लोग मिसाल दिया करते थे कि कर्मा एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन आज उस कर्मा को मारने की बात चल रही जिस कर्मा ने कभी किसी को डांटा तक नहीं था। हालांकि सेठ रंजीत ओबराय को मारने के बाद मुझे किसी बात का गम नहीं मुझे मारा जाए। हाँ, अगर मेरी बहन कजरी जिंदा होगी, पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने उसका बहुत पता लगाया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। काजलपुर में उसकी ससुराल है। मेरे मरने के बाद मेरी लाश मेरी बहन को दे देना, बहुत बहुत एहसान होगा आपका। आपके मरने के बाद आपकी लाश आपकी बहन को दे दूं? जी हाँ। भाई साहब, बोलिए। आपको आपकी बहन कजरी याद है, लेकिन उसका पति पर्वत, उसकी शक्ल आपको नहीं याद। मां कसम उसी की तलाश कर रहा था, साले को पहुंचते ही गोली मार देता। यही तो काम था हमारा बचा हुआ। उसी गद्दार की तो देन है आज मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा नहीं है, शायद मार दी गई। कर्मा को पर्वत को मार देना चाहते हैं आप? जी हाँ। भाई साहब, अब मेरी तरह नजर उठाकर देखिए और गौर से मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं ही पर्वत हूं जो आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन आपको इस ऐसी हालत में मैं देखूंगा, कभी ये उम्मीद नहीं किया था। और आपके साथ में इतना कुछ हो गया, आप कानून का सहारा क्यों नहीं लिए? भाई साहब, आप कह रहे हैं कि कजरी इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं? तुम पर्वत हो, मैं पर्वत हूं, और कजरी इस दुनिया में जिंदा है, सही सलामत है, और मेरे साथ में मेरे घर पर है वो। मैं जानता हूं कि एक मिनट, हाँ रुको। तुम्हारे घर पर है? हाँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं कल्पनापुर थाना है, बगल में हिम्मतगंज है। हाँ, वहीं पर बहुत अंदर कॉलोनी है, वहीं रहता हूं मैं। हिम्मतगंज में रहती हो? हाँ। कजरी जिंदा है? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जिंदा रहेगी वो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी असलियत और तुम्हारी माँ की असलियत मेरे सामने आई है। आज मैं मजबूर हूं, बेबस हूं, लाचार हूं। अगर मेरी बहन जिंदा है तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बहन से मिलना जरूर चाहूंगा मैं। उसे बुलाओ। मेरी माँ ने आपके साथ क्या व्यवहार किया मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। जब मेरी माँ अपने खुद के बेटे के साथ गलत व्यवहार कर सकती है, बेटे के खाने में जहर मिला सकती है, उसे पागल बना सकती है, तो आप तो मेरी माँ के लिए पराये हैं। और आज सवाल कजरी से मुलाकात करने का, तो अगर आप अपनी बहन से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहां से कजरी इतनी दूर है कि मैं आपसे कजरी से नहीं मिलवा सकता। मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा कि कजरी तुमसे नहीं मिल सकती। नहीं भाई साहब, मेरे लिए सबसे पहले मेरा कानून है, मेरा इंसाफ है, मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी, उसके बाद रिश्ते नाते हैं। ठीक, मैं अपनी नजर में सबसे पहले कानून को समझता हूं। ठीक है। अगर तुम्हारा कानून तुम्हारे लिए सब कुछ है तो मुझे गोली मार दो। मैं अपने कानून से गद्दारी नहीं कर सकता, आप मुझे माफ कर देना। ठीक है, मार दीजिए गोली। नंबर 1 और नंबर 2। अरे माँ, ये अचानक आप यहाँ कैसे चली आई?
हाँ? और ये क्या देख रहा हूँ, कैसे आपके हाथों में ये कोड़ हो गया है? ये सब कैसे हो गया माँ? हाँ? ये कोड़ कैसे हो गया? बेटा पर्वत, तुझे पागल करके घर से भगा दी और तेरे जाने के बाद बहू को मार करके घर से भगा दी। जब बहू घर छोड़ के चली गई, उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे हाथों में कोड़ हो गया बेटा, और मैं तुम्हें ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते कल्पनापुर थाने तक आई। वहां तुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मेरी बहू से मेरी मुलाकात हो गई और बहू को लिवा करके तेरे ही पास आ रही थी। बेटा, ये तो मेरे करनी का फल है। लेकिन ये बता भैया, तू किसे जान से मारने जा रहा है? डाकू कर्मा को जान से मारने जा रहा हूं माँ। और आज क्या देख रहा हूं कि आप मेरे लिए आंसू बहा रही हैं। अपने बेटे की तलाश करते करते यहां तक चली आई। आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देखा हूं माँ। और भगवान ने आपकी करनी की सजा दे दिया है। आप रोइए नहीं, अपने बेटे के पास आई हैं। आपकी बहू आपको मिल गई, आपका बेटा मिल गया। हाँ, आप चाहे जैसी हैं, लेकिन हमारी माँ है। उस दिन गुस्से में मैं आपके ऊपर हाथ उठा दिया था। मेरी गलती को माफ कर देना, और मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जानती है माँ, मैं उस डाकू कर्मा को गोली मारने जा रहा हूं जो हमारी कजरी के भाई साहब कर्मा हैं। हाँ माँ, ये आज आपकी देन है जो उनके हाथों में बंदूक उठी और खून ही है। कानून को अपने हाथ में लिए वो, और आज बात यहां तक पहुंचाई कि मैं खुद उनका इनकाउंटर करने जा रहा हूं। आप कह रही कि कजरी आपके साथ में आई है, उसे बुलाओ माँ। कम से कम आखिरी बार मैं भाई साहब से उसे मिलवा दूं। बुलाओ। कह रहा है पर्वत? हाँ। अरे ओ बहू, बहू, कजरी, अच्छा हुआ जो तुम माँ को यहां तक लिवा करके आई। आज एक डाकू का मैं इनकाउंटर करने जा रहा हूं, और वो बेचारे अपने घर वालों को याद करके बहुत रो रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे उनके ऊपर गोली चलाऊं। देखो सामने खड़े हैं। कौन है आप, जो आप अपने घर वालों को याद करके रो रहे हैं? कौन सा ऐसा कारण हो गया जो आप डाकू बन गए? ऐसी राह क्यों चुनी आपने? और देखिए, आज आपके पास कोई नहीं है सिवाय रोने की। मैं डाकू कर्मा हूं। अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बहन के सिवा। उसी बहन की याद में रो रहा था। मैं सोच रहा था, तेरी जैसी थी मेरी बहन। हाँ, क्या नाम है उसका? कजरी नाम है उसका। मेरी कजरी कहाँ होगी, मालिक जाने। जहां भी रहे, मालिक उसे सलामत रखे। कजरी नाम? भैया आप? कजरी, मैं आखिर उस मालिक को हम पर तरस आ ही गया। भेज दिया तुझको मुझसे मिलने के लिए। बार बार कहता था, परमात्मा मरने से पहले एक बार मेरी बहन से जरूर मिलवा दे मुझे। बड़ी तलाश किया, लेकिन तू नहीं मिली। मैं गलत बनाता था मालिक को, लेकिन आज पता चला कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इंसाफ करता है मालिक। कजरी, कैसी है तू? ठीक हूँ भैया। हाँ, आप कैसे हैं? और आप डाकू बन गए? हाँ। भाभी कहाँ है? भाभी मर गई तेरी भाभी। मर गई? हाँ हाँ, जिंदा नहीं। ये सब कैसे हो गया भैया? होना का था। तेरे चले जाने के बाद ऐसा लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई। दाने दाने के लाले पड़ गए घर में,
उस तरफ सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज। इतने दिनों के बाद तेरे ससुराल पहुंचा, लगभग 2 साल हो गया था। आप आए थे? तेरी भौजाई ने कहा जाओ कजरी को लिवाओ। मैं रातों को नींद आना बंद हो गई थी, तबीयत बहुत खराब चल रही थी। जब भी आंखें बंद करूं तेरा चेहरा आ जाता था सामने। जब पहुंचा तेरे दरवाजे पर तेरी सास ने मारकर भगा दिया मुझे। 50,000 नगद। ऐसी हालत में मैं तेरे पास गया था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तेरी भौजाई गई मंगलसूत्र बेचने के लिए और मैं तेरे गांव चला गया। तेरी सास से वादा किया कि 50,000 लेकर आऊंगा मैं, मेरी बहन को कुछ मत कहना। सारी रास्ते सोचते आ रहा था कि कहां से पैसे का जुगाड़ करूंगा। यहां क्या देख रहा हूं कि तेरी भाभी के पेट में चाकू लगा है, तड़प रही है। कर्मा तू आ गया। हाँ, सेठ रंजीत ओबराय ने मेरी इज्जत लूट ली पहले, उसके बाद मेरे पेट में चाकू मार दिया। कजरी कहाँ है? मैं झूठ बोला कि कजरी 1 हफ्ते के बाद अपने पति पर्वत के साथ गांव वापस आएगी। मैं उसे जिंदा देखना चाहता था, क्योंकि गौरी के सिवा कौन था हमारा। मैं ये जानता था कि मैं गौरी को बचा लूंगा। तेरी याद कजरी, तेरा नाम लेते लेते उसने दम तोड़ दिया, मर गई। तेरी भाभी मां के मर जाने के बाद मैं जिधर देखता था कजरी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तेरे बारे में जब सोचता कि कलेजे में आग लग जाती, तुझे जला के मार दिया जाएगा। ना तो पैसे थे कि दहेज लाऊं और न ही सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकता था। मरना चाहता था, अभी मौत भी नहीं आई। आई साली तो दूर से चली गई। लास्ट में हाथों में बंदूक उठाया और मैंने सेठ रंजीत ओबराय को इस दुनिया से मिटा दिया। बहन, हाँ, मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं आज मेरा इनकाउंटर होगा। बस तुझे जी भर के देख लूं, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई बेटी बेटा तो था नहीं। बेटी के तरीके से मैंने तुझे पाला था कजरी। अपने भैया से कुछ शिकायत नहीं करेगी? बोल। नहीं भैया, जो भी बोलना है बोल दे। आज एक ही शिकायत थी। मैं तो यही सोच रही थी कि हमारे भैया को हमारी याद नहीं आती होगी। हाँ, शादी करके भूल गए, लेकिन नहीं पता था कि आप आए थे। माफ कर दो भैया। मैं ही नहीं बहन, कोई दुनिया का भाई अपनी बहन को नहीं भूल सकता है। मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरा करेगी हमारा? कहिए ना। बचपन जैसे पहले लिपट जाती थी हमारे गले से, भाग कर आती थी हमारी गोद में, वही कजरी बनकर मेरे पास आ जा। कजरी, अपने बड़े भैया कर्मा के सीने से लग जाओ। कजरी, ऐ कजरी, बहुत सुकून मिला तुझसे मिलने के बाद। लेकिन तू घबरा मत, तेरा पति बड़ा नेक है, बड़ा ईमानदार है। मैंने उसे मरना चाहता था उसको। बाद में पता चला, उसकी बातों को सुना, तुझसे बहुत प्यार करता है वो। कजरी, ए पगली, होश में आओ। सुन, जा अपने ससुराल सुख से रहना। लेकिन तुझको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बहन, तू पढ़ी लिखी थी। अगर दहेज के लिए तेरी सास तुझको मार रही थी तो तुझको आवाज उठाना था। यह कानून गांव प्रधान ये जो बनाए गए हैं, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? अगर बेटी पढ़ी लिखी है, अगर गैर पढ़ी लिखी है, जैसी भी है, उसको चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए ना। और उठाएगी तू। अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना होगा तुझको। आज के बाद तेरा भाई तुझसे कभी नहीं मिलेगा। जा। कजरी, आप ठीक कहते हैं भाई साहब, यही मैं भी इसे समझाता हूँ। रो नहीं, देखो भैया आज मिले,
हाँ अगर वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती कजरी। लेकिन अपने इस पति को माफ कर देना, क्या करूं, मैं अपने फर्ज से बहुत मजबूर हूं। हाँ, अपने आप को संभालो, रो नहीं। आओ इधर आ जाओ। अपना ख्याल रखना कजरी। पर्वत, हाँ भाई आखिरी साहब, बात कुछ बोलूंगा तुमसे। क्या कहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बहन, मेरी क्या, हर बहन से गलती, औरत से गलती होती है, वो चाहे जो औरत हो। हाँ, और उसकी गलती उसके माँ बाप तक पहुंचाई जाती है। उसका आज एक भाई था, वो भी चला जाएगा दुनिया से, उसे माफ कर देना। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, चिंता की बात है। मैं कभी भी कजरी चाहे जो गलती की हो, पहली बात तो कोई गलती ही नहीं की, और मैं अपनी जान से ज्यादा हमेशा कजरी से प्यार करता था, और जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगा हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। तो ठीक है, गोली मार दीजिए मुझे। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाइए साहब, आप इस आदमी को गोली नहीं मार सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा जो कह रही हो कि मैं इन्हें गोली नहीं मार सकता? नाम क्या है ये बताओ। मेरा नाम किरण है, मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। दोषी तो मेरे बड़े भैया थे, सेठ रंजीत राय ओबेराय। मैं कोर्ट से आ रही हूँ साहब, सुलहनामा कागजात लेकर आप इसमें पढ़ सकते हो, सारे सबूतें लिखाए हुए लीजिए। सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो तुम, किरण नाम है तुम्हारा? अच्छा, देखता हूँ ये कौन सा कागज है। अरे कजरी, ये तो वाकई में सुलहनामा का कागज लेकर आई है, और इसमें यह साफ साफ लिखा है कि मेरा भाई रंजीत ओबराय मेरी आंखों के सामने गौरी की इज्जत लूटा, और मैं बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। बाद में उसके पेट में चाकू मार दिया, और मैं इस वारदात की चश्मदीद गवाह हूं। इकरार करती हूं कि मैं अदालत में गवाही दूंगी। और ये भी लिखा है इसमें, देखो ये मोहर भी है मजिस्ट्रेट की, और इसमें साफ साफ लिखा है कि ना ही डाकू कर्मा की फांसी दी जाए, ना ही उसका इनकाउंटर किया जाए। सिर्फ जो थोड़ी बहुत सजा होती है, हाँ, वही दी जाए बस। इसका मतलब भाई साहब की जान बच सकती है। हा? ये तो बहुत बड़ा काम की है लड़की। भाई साहब, अरे ये देखिए, ये सुलहनामा का कागज लेकर आई है ये लड़की, और इस कागज के आधार पर मैं आपके ऊपर गोली नहीं चला सकता, बस आपकी थोड़ी बहुत सजा होगी बस। इस कागजात में साफ साफ लिखा है कि ना आपकी फांसी होगी और ना ही आपका इनकाउंटर होगा। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये लड़की है कौन? ये सेठ रंजीत ओबराय की बहन है, बता रही कि इसका नाम किरण है। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। आप जानते हैं? किरण, किरण, मैंने तेरे भाई को गोली मारा, हवेली जला दिया, तुझे भी मारने जाता था। हा? तुझे गाली गुलूस दिया, उल्टा सीधा कहा, फिर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं उस दिन भी बता चुकी थी, जिस दिन आप मिले थे, वो छोटी वाली जो आपके साथ में ही थी ना, वो नहीं है क्या? पहले की बात बताऊं, तेरा भाई तो गद्दार था, साला मारा गया मेरे हाथों से। हाँ, हा? तेरा दिमाग का इलाज नहीं करवाया? नहीं हा? नहीं, मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करेगी? शादी करूंगी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा देखने के बाद। अरे माइक पे आओ, माइक पे आओ, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वही तो मैं भी मेरी नहीं। फांसी दे दिया जाए, मुझे गोली मार दी जाए, ये मंजूर है, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा, इसके कहने का मतलब है कि देखने के बाद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जब तक शादी आप नहीं करेंगे। घर में उसके कोई बड़ा होता अगर, तो वो बात करता शादी हाँ। की, लेकिन ये अभी समझ नहीं पा रहे ना कि बोलना क्या लेकिन है। कजरी ये बहुत बड़ा काम की है, इसकी वजह से भाई साहब की जान बच गई। और भाई साहब को तुम समझाओ। अरे अब तो पूरी जिंदगी बची है, हाँ? और एक न एक दिन घर बसाना ही है, ये साथ में रहेगी। कितना नेक काम की है बेचारी, मनाओ इन्हें, मनाओ। भैया, भैया, वहां पे आप क्यों खड़े हो? यहाँ आइए, यहाँ।
क्या कहना चाहती बोल हैं? यही कह रही हूँ हाँ। कि उसकी बात मान लीजिए ना आप। तेरा भी दिमाग खराब हो गया, तेरे पति का भी। हाँ, मैंने कह दिया शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बस। काहे नहीं करेंगे? कब तक अकेले रहेंगे ऐसे आप? भाई साहब, आपके लिए ये लड़की कितना बड़ा काम की। एक लेडीज महिला होकर अदालत गई, जज से मिली होगी, वकील से मिली होगी, तब इतना बड़ा ये कागजात तैयार करा के लाई है। और आप कह रहे हैं कि आप इससे शादी नहीं करेंगे। आइए ना, आप शादी कीजिए, इस वजह से कि आप किसी की जिंदगी संवार देंगे, बहुत बड़ा काम होगा। इंस्पेक्टर साहब, अब इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, हाँ। मेरी शादी करा दीजिए बस। अरे किरण, वही तो कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, हम दोनों की बात नहीं मान रहे हैं। माँ को, माँ इधर आओ, आप ही बात करो, शायद आपकी बात मान जाए। अरे बेटा कर्मा, हाँ कह देना भैया। हाँ हाँ मना रही हूँ, इधर हो जाओ। बेटा कर्मा, देख तू शादी करने से इनकार कर रहा है बेटा। हाँ अगर तुम मेरी बात मानो तो शादी कर लो। इसलिए माता जी, इसके पहले मिली होती तो हम तुमको मार डालते। अरे वो सब तो ठीक है, आप भी मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेटा कर्मा, बोलो बोलो। ये तुम्हारी बहन जब से मेरे घर में आई है, हाँ आज मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारे शादी को लेकर के सबसे ज्यादा खुशी है। अपनी बहन की खुशी के लिए शादी कर लो ना बेटा। बहन कजरी के खातिर तो हंसते हंसते हम अपनी जान दे दे। जान नहीं देना, शादी कर लो बेटा बस। तो इस शादी से तू खुश रहेगी? हाँ, चल ठीक है, हम शादी कर लेंगे। और इस बेचारे के पास कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आओ। इतना बड़ा पैजामा पहनती है, समझो। अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना। साड़ी पहनोगी? साड़ी पहन पाएगी कि नहीं? हाँ तब ठीक है। माता जी चलिए, मैंने शादी के लिए तय कर लिया। आप शादी करेंगे और आज के बाद हम सबके साथ में रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि शादी में इनकी नौटंकी बोलवाओ। किनकी? इदरीस की। अच्छा, इदरीस भाई की। हाँ बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका ये इरादा है, आपकी शौक है, हाँ। तो हम लोग इनकी नौटंकी बुक कर लेंगे ना। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, माता जी से एक आखिरी बात करना चाहूंगा। आइए माता जी। आपने तो बेटा कह दिया, मतलब बेटे का मतलब भी समझती हैं। मैंने आपके आंखों में आंसू देखा, आपने अपने बेटे के साथ जो हरकत किया वो भी सुना मैंने। मेरी बहन को अपने बहू माना, बेटी मान लिया। तुमने मेरी बहन को इतना सताया, ये बात मेरे गले से नीचे नहीं जा रही है। बेटा कर्मा, कर्मा तो हूं मैं, उस मालिक का